हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहो सब सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि एंगुलर में पहला एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, कैसे हेलो प्रिंट कराते हैं। हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करके और उसको रन कराकर उसमें कुछ एडिट वगैरह करके ही दिखा दिया हमने पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करिए। यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर साहो सब सर्च करिए। साहो सब सर्च करने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए और इस सीरीज का नाम है एंगुलर 16 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। तो उसको ओपन करिए और उसको बुकमार्क करके रख लीजिए, ताकि जैसे कोई नया वीडियो डालूँ तो तुरंत आपको वहाँ पर दिखे, क्योंकि एक एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी वीडियो मिस करेंगे तो आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। इसलिए सारे वीडियो को फॉलो करिए और सारे वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। कोई सजेशन हो तो भी दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि बहुत सारा फाइल और फोल्डर क्रिएट हुआ था, और हमने बोला था कि आपको आगे आने वाले वीडियो में समझाऊंगा सारे फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। तो लेकर आ गया हूँ वो वीडियो, जहाँ पर मैं आप लोग को समझाऊंगा कि एंगुलर में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो कौन कौन से फाइल और फोल्डर क्रिएट होते हैं, कितने क्रिएट होते हैं, कैसे दिखते हैं, किसका लिंकअप कहाँ पर होता है, और किस फाइल और फोल्डर का क्या रोल है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। इन सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो ये वीडियो इंटरव्यू के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैच कर जाएंगे जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे। तो इस वीडियो को केयरफुली देखिए। अगर एक बार में समझ नहीं आता, दो बार देखिए, तीन बार देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं एंगुलर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे फोल्डर और फाइल क्रिएट होते हैं। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली प्रोजेक्ट में लिए चलता हूँ। थ्योरी से ज़्यादा बेटर होगा कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं कि ये फाइल है और ये फोल्डर है और इस तरीके से लिंकअप है। उन सारे चीज़ पर ज़्यादा देखेंगे तो ज़्यादा नॉलेज होगा। तो इसलिए मैं थ्योरी पर फोकस ना करते हुए आपको डायरेक्टली प्रोजेक्ट में लिए चलता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ कि कौन सा फाइल कैसा दिखता है और क्या लिंकअप है, कौन कौन से फोल्डर क्रिएट होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आपने देखा भी पिछले वीडियो में कि हमने ये माई एंगुलर ऐप नेम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। ठीक है, वही प्रोजेक्ट है और इसमें इतने सारे फोल्डर और फाइल क्रिएट होते हैं। इसको एक्सपेंड करिएगा तो और भी फोल्डर और फाइल है। तो हालांकि इसको भी स्टेप बाय स्टेप हमें समझना है। तो सबसे पहले जो समझिए कि पहले सबसे ऊपर में एक फोल्डर बना हुआ है डॉट वी एस कोड। ये फोल्डर पहले नहीं आता था, एंगुलर 13 से आने लगा है। ठीक है, ये इसका कोई रोल नहीं है आपके प्रोजेक्ट से। विजुअल स्टूडियो कोड का एक्सटेंशंस वगैरह के लिए ये फोल्डर अपने आप ऐड होकर के आता है। डॉट वी एस कोड लिखा हुआ है। जब इस प्रोजेक्ट को रन कराएंगे आप, ठीक है, तो रन कराने के बाद आप देखेंगे एक और फोल्डर बन जाएगा। वो कैसे के लिए होता है, ठीक है, तो उसका भी कोई रोल नहीं है। तो इसका प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं है। तो इतना समझिए कि वी एस कोड का ये सपोर्टिंग फोल्डर है। मेन फोल्डर यहाँ से स्टार्ट होता है, जो है आपका नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। देखिए, अगर नोड मॉड्यूल फोल्डर को आप एक्सपेंड करते हैं तो देखिए बहुत सारे फोल्डर आपको दिखेंगे यहाँ पर। देखिए, आप देखते रह जाएंगे, बहुत सारे फोल्डर। देखिए, इतने सारे फोल्डर दिखेंगे नोड मॉड्यूल के अंदर। एक एक फोल्डर के अंदर फोल्डर होगा, उसके अंदर फोल्डर। देखिए, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, बहुत सारे फोल्डर मिलेंगे आपको इसमें। तो क्या है ये फोल्डर, क्या रोल है इसका, इसका जानना जरूरी है। नोड मॉड्यूल के अंदर इतने सारे फोल्डर क्यों हैं, किस चीज़ के फोल्डर हैं, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, इतना समझिए कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप देखे होंगे वहाँ पर, जो मैंने आप लोग को बताया भी था कि इंस्टॉलिंग पैकेजेज लिखा हुआ आ रहा था। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप लोग वो वीडियो देखिएगा, जब मैंने इंस्टॉलेशन सिखा रहा था, तो लास्ट में मैंने बता रखा है कि जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर इंस्टॉलिंग पैकेजेज लिखा हुआ आ रहा है। हमने बताया था कि इंटरनेट इनेबल होना चाहिए आपके लैपटॉप में, तभी आपके प्रोजेक्ट में वो सारे पैकेज इंस्टॉल हो पाएंगे, क्योंकि इंटरनेट से डाउनलोड होता है। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपके उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे पैकेजेज बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाते हैं। प्रोजेक्ट लेवल में नहीं, ऐसा मत समझिए लैपटॉप लेवल पर इंस्टॉल हो जाएगा, दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं होगा। जितनी बार प्रोजेक्ट क्रिएट करिएगा उतने बार इतने सारे पैकेज इंस्टॉल होंगे। तो उन सारे पैकेजेस के ये फोल्डर हैं। जो जो पैकेज इंस्टॉल हुआ है, देखिए कितने सारे पैकेज इंस्टॉल हुए हैं, उन सारे पैकेजेस के ये फोल्डर्स हैं। तो आप बोल सकते हैं कि नोड मॉड्यूल क्या है, एक कंटेनर है जो आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल पैकेजेस के फोल्डर को कंटेन करके रखता है। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल के अंदर सारे पैकेजेस के फोल्डर्स होते हैं।
और इसका रेफरेंस कहाँ पर होता है? इसका रेफरेंस होता है package.json फाइल और package.log.json फाइल। तो इन दोनों फाइल के बारे में मैं आगे दूसरे वीडियो में, इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। इसको अच्छे से समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, कहीं कहीं कैरेट 3 डिजिट में वर्जन, ये सब कुछ क्या है। देखिए ये प्रोजेक्ट आपका एंगुलर 16.0.0 में बना हुआ है, मतलब एंगुलर 16 में ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया है। तो सब कुछ मैं बताऊंगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपको कोई कोई प्रोजेक्ट दे दिया, बोल दिया कि बताओ ये प्रोजेक्ट किस वर्जन में बना है, तो आप डायरेक्टली जाइएगा पैकेज.json फाइल में और यहाँ पर देख लीजिएगा कि इसका CLI किस वर्जन में है। देखिए एंगुलर के 16.0.2 मतलब एंगुलर 16 में ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। तो अभी आप एंगुलर 16 ही तो पढ़ रहे हैं, तो ये अपडेटेड प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसको बंद करते हैं। हम ये बता रहे हैं कि नोड मॉड्यूल के अंदर सारे पैकेज के फोल्डर होते हैं और इसका रेफरेंस पैकेज.json फाइल और package.log.json फाइल में अवेलेबल होता है। इस पर ये ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, इसको अगले वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा इन दोनों फाइल के बारे में। अब ऊपर समझते आते हैं, ठीक है। और इसको इंस्टॉल किसने किया? इसको इंस्टॉल किया npm ने, जो मैं आप लोग को इंस्टॉलेशन वाले वीडियो में बताया था। npm इंस्टॉलिंग पैकेजेस लिखा हुआ था, तो npm इसको इंस्टॉल करता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और npm को अच्छे से काम करने के लिए आपके लैपटॉप में Node.js की जरूरत होती है, जो मैं आप लोग को एक वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो नोड मॉड्यूल के अंदर सारे पैकेजेस के फोल्डर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेन फोल्डर आता है वो है आपका SRC, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है सोर्स। यही सोर्स फोल्डर है आपका, ठीक है। और इसको जैसे ही एक्सपेंड करेंगे तो एक फोल्डर मिलेगा ऐप, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन का फोल्डर। जितने भी आप कंपोनेंट, सर्विस, डायरेक्टिव, पाइप, जो मॉड्यूल, जो भी आप क्रिएट करेंगे सब ऐप फोल्डर के अंदर ही होंगे। आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी फाइल्स और फोल्डर बनेंगे, जितनी भी फाइल्स बनेंगे, सारे फाइल्स इसी के अंदर बनेंगे। कंपोनेंट के फोल्डर बनेंगे, चाहे कुछ भी बनेंगे, सारे ऐप फोल्डर के अंदर ही बनेंगे। कोई कंपोनेंट क्रिएट करेगा तो इसी के अंदर क्रिएट होगा। आगे मैं क्रिएट करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको जैसे ही मैं एक्सपेंड करता हूँ तो इसके अंदर एक ऊपर में बन के आ रहा है क्या, ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल। मैंने जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम आपको बताया था कि हम एंगुलर 7 में एक क्वेश्चन पूछने लगा है क्या कि वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग, तो हमने वहाँ पर वाई प्रेस करके इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था। तो ये फाइल आपका क्रिएट होकर अपने आप आ गया। अगर आप इन प्रेस कर देंगे और इंटर हिट कर देंगे तो ये फाइल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। और तो हमने बताया था कि दो जगह चेंज होता है, एक फाइल क्रिएट होता है और ऐप component.html में लास्ट में जाइएगा तो एंगुलर का राउटर मॉड्यूल ऐड होगा। देखिए ये लाइन ऐड होकर आ जाएगा। तो इसका भी बहुत रोल है, आगे बताऊंगा। ये राउटिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये फाइल क्या है, राउटिंग मॉड्यूल पेज नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है। जब आप वाई प्रेस करते हैं तो अपने आप क्रिएट होकर आता है। उसके बाद देखिए ये 4 फाइल, ऐप component.ts फाइल, ऐप component.spec.ts फाइल, ऐप component.html फाइल और ऐप component.css, ठीक है। तो ये सारे फाइल, ये जो 4 फाइल हैं, ये कंपोनेंट के फाइल हैं, ये रूट कंपोनेंट है। जब भी देखिए कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो अपने आप एक कंपोनेंट क्रिएट होकर आता है, ठीक है। कंपोनेंट मेन बिल्डिंग ब्लॉक का पार्ट है। कोई भी प्रोजेक्ट आप बिना कंपोनेंट का नहीं बना सकते, इसीलिए एंगुलर में कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट क्रिएट होकर आता है और ये बिना फोल्डर का होता है। देखिए बाहर ही क्रिएट हो गया है, ठीक है, ये बाहर ही क्रिएट हो गया है, इस किसी फोल्डर के अंदर नहीं है। तो कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो 4 फाइल बनेगा ही बनेगा और ये चारों फाइल अपने आप क्रिएट हो गया है। अलग से कोई कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगा, अभी क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर भी 4 फाइल बन जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट जो कंपोनेंट क्रिएट हो गया है वही है। यही कंपोनेंट आप रन कराएंगे तो जाकर दिखेगा ब्राउजर में, यही सेम कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर है ऐप डॉट मॉड्यूल टी एस फाइल। तो आपके प्रोजेक्ट में एटलीस्ट एक मॉड्यूल फाइल होना जरूरी है। आप अपने प्रोजेक्ट में मल्टीपल मॉड्यूल फाइल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक होना तो जरूरी है ही। बिना मॉड्यूल फाइल का कोई प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हो सकता है। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट एक रूट मॉड्यूल क्रिएट होकर आता है जिसका नाम है ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल, ठीक है। जैसे ये ऐप डॉट मॉड्यूल टी एस फाइल का ओपन करेंगे तो सारे कोड दिखेंगे। देखिए एक एक चीज़ को आगे बताऊंगा। ये मॉड्यूल ng मॉड्यूल जो है कोर लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया गया और इसी को यहाँ पर डेकोरेटर बनाया गया है। देखिए अगर इसको पूरा हटा दीजिएगा तो ये क्या है, एक क्लास है और इस क्लास को ये ng मॉड्यूल डेकोरेटर जो है यही इस क्लास को
क्या बना रहा है, मॉड्यूल है, एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर। अब यहाँ पे डेकोरेटर एक नया वर्ड मिल रहा है, आगे आने वाली वीडियो बताऊंगा डेकोरेटर क्या होता है। अब बस थोड़ा समझिए कि डेकोरेटर को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस भी वर्ड के प्रीफिक्स में एडजेक्ट लगा हो और लास्ट में पैरेंथेसिस लगा हो तो समझिए कि वो डेकोरेटर है। डेकोरेटर ही डेकोरेट करता है उस क्लास को। डेकोरेटर बहुत तरह के होते हैं, क्लास टाइप के डेकोरेटर होते हैं, मेथड टाइप के होते हैं, पैरामीटर टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के डेकोरेटर होते हैं जो आगे आने वाले वीडियोज में आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप हर तरह के डेकोरेटर को यूज करना सिखाया जाता है जो कि कॉर्पोरेट लेवल का होता है। ठीक है, तो ये डेकोरेटर इस क्लास को क्या बना रहा है, मॉड्यूल। ठीक है, तो इस डेकोरेटर को मैंने बोला कि यही डेकोरेट कर रहा है, तो यही डेकोरेट कर रहा है इस क्लास को। कैसे, देखिए इसके अंदर कुछ मेटा डेटा लिखे हुए हैं। पहला मेटा डेटा क्या है, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या होता है, कंपोनेंट का नेम। जो भी आप कंपोनेंट क्रिएट करेंगे इस मॉड्यूल के अंदर, उस कंपोनेंट का नेम इस डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर होना चाहिए, तभी वो कंपोनेंट काम करेगा। हालांकि एक दूसरा कंसेप्ट आ गया है, स्टैंडअलोन कंपोनेंट एंगुलर 15 में आता है, जस्ट पिछले वर्जन में, तो उसका नेम यहाँ पर नहीं होता है। उसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है यूट्यूब पर, आप सर्च करिएगा स्टैंडअलोन कंपोनेंट बाय साहू सर, तब मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो उस कंपोनेंट का नेम कहाँ पर आ जाएगा, डिक्लेरेशन सेक्शन में। जैसे मान लीजिए मैं आप लोग को एक कंपोनेंट क्रिएट करके दिखाता हूँ। टर्मिनल ओपन किया, यहाँ पर जाकर यहाँ पर टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर कोई कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, जैसे मान लीजिए एनजी जेनरेट और कंपोनेंट नाम देता हूँ स्टूडेंट। जैसे आप इंटर हिट करेंगे तो देखिएगा स्टूडेंट कंपोनेंट का नाम यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने बताया कि फोल्डर बनेगा और उसके अंदर 4 फाइल बन जाएगा। देखिए फोल्डर बन गया और इसके अंदर देखिए 4 फाइल, इस स्टूडेंट फोल्डर के अंदर 4 फाइल बन गया। इसका अपना टीएस फाइल जहाँ पर हम लॉजिक लिखते हैं, इसका अपना एचटीएमएल फाइल जहाँ पर इसका डिजाइन करते हैं, इसका सीएसएस फाइल जहाँ पर इसका सीएसएस लिखते हैं स्टाइल वगैरह, और ये aspect.ts फाइल होता है किस चीज़ के लिए, टेस्टिंग के लिए। तो इसका कोई रोल नहीं है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो हर कंपोनेंट का 4 फाइल क्रिएट होता है, और इस कंपोनेंट का नेम देखिए यहाँ पर ऐड हो गया। इस कंपोनेंट का नेम यहाँ पर ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो क्या समझ में आया कि डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर क्या होता है, कंपोनेंट का नेम। उसी तरीके से अगर मल्टीपल मॉड्यूल क्रिएट करेंगे तो मॉड्यूल का नाम इंपोर्ट सेक्शन के अंदर रखेंगे, अगर उस मॉड्यूल को ईगरली लोड करना है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है ईगरली क्या हो गया, आगे आने वाले वीडियो में आपको मिलेगा। ईगर लोडिंग, लेजी लोडिंग, प्री लोडिंग सब कुछ बताऊंगा। तो ईगरली लोड करने के लिए इस मॉड्यूल का नेम यहाँ पर रखा जाता है। तो डिक्लेरेशन के सेक्शन के अंदर कंपोनेंट का नेम, इंपोर्ट के अंदर क्या होगा, मॉड्यूल का नेम। प्रोवाइडर के अंदर हम रखते हैं क्लास का नेम, सर्विस का नेम। हालांकि प्रोवाइडर में आने के, इनके आ जाने से मैं आप लोग को सर्विस के चैप्टर में, सर्विस के वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर प्रोवाइडर के अंदर सर्विस रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना समझिए कि प्रोवाइडर्स के अंदर हम सर्विस और क्लास का नेम रखते हैं। ठीक है, उसके नीचे लिखा हुआ है बूट स्ट्रैप। तो बूट स्ट्रैप का मतलब ये होता है कि आपका एप्लीकेशन कहाँ से बूट करेगा, पहले कौन सा कंपोनेंट लोड होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐप कंपोनेंट। जो रूट कंपोनेंट है देखिए ऐप कंपोनेंट, इसी का नाम है ऐप कंपोनेंट। ठीक है, इसी का नाम देखा यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसका नेम यहाँ पर भी है, इसका पाथ यहाँ पर इंपोर्ट है। ठीक है, तो यही कंपोनेंट पहले लोड होगा, तो डायरेक्टली यहाँ पर तो नहीं आ जाएगा मॉड्यूल के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ। बहुत लोग इंटरव्यू में फंस जाते हैं। इंटरव्यू पूछा जाता है कि व्हाट इज द बूटिंग प्रोसेस ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन, या फिर एंगुलर एप्लीकेशन का वर्कफ्लो क्या है। तो यहाँ पर उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका ब्राउजर में ये index.html लोड होता है। देखिए आपके एप्लीकेशन के अंदर, एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर एक ही HTML का फाइल होता है index.html, बाकी सारे कंपोनेंट होते हैं। इसीलिए एंगुलर एप्लीकेशन को सिंगल पेज एप्लीकेशन हो जाता है, क्योंकि index.html ही आपके ब्राउजर में रहेगा, और इसी index.html पर सारे कंपोनेंट लोड और अनलोड होते हैं। पेज रिफ्रेश नहीं होता है। ये यहाँ पर अभी आपको HTML दिख रहा है, तो ये कंपोनेंट का HTML है, टेम्पलेट है, ये नॉर्मल HTML फाइल नहीं है, कंपोनेंट का पार्ट है। ठीक है, यही एक नॉर्मल HTML का फाइल है index.html, यही आपके ब्राउजर में हमेशा रहेगा, और इसी पर सारे कंपोनेंट लोड और अनलोड होंगे। तो ये आपके ब्राउजर में जाकर लोड हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले आपका कंपाइलर main.ts फाइल के पास आएगा, और यहाँ पर देखेगा कि बूटस्ट्रैप के अंदर कौन सा मॉड्यूल का नेम दिया हुआ है। यहाँ पर तो आपको दिख रहा था बूटस्ट्रैप के अंदर कंपोनेंट का नेम, तो कंपोनेंट में डायरेक्टली चलो नहीं जाएगा। मान लीजिए हमें किसी रूम के अंदर जाना है, तो पहले हमें बिल्डिंग के अंदर जाना होगा, तब उस रूम के अंदर जा सकते हैं। तो पहले हमारा कंपाइलर मॉड्यूल को ढूंढेगा, कौन सा मॉड्यूल लोड करना है। तो main.ts फाइल के अंदर आपको मिलेगा ऐप मॉड्यूल। ठीक है, तो इस मॉड्यूल के अंदर जाएगा। देखिए यहाँ पर पास मिल गया ऐप फोल्डर के अंदर ऐप मॉड्यूल
ऐप फोल्डर के अंदर ऐप मॉड्यूल के पास आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखेगा कि अब कौन सा कंपोनेंट लोड करना है, तो इस कंपोनेंट को लोड करेगा। इसका पाथ यहाँ पर मिल गया, तो ये चलाएगा ऐप कंपोनेंट के पास। अभी तो लॉजिक वाला फाइल है, ठीक है। तो ये लोड होगा तो ये दिखेगा क्या, तो इसका अपना टेम्पलेट यूआरएल के अंदर जिस एचटीएमएल फाइल का पाथ दिया होगा वो एचटीएमएल जाकर ब्राउजर में आपके दिखेगा, ठीक है। कहाँ पर दिखेगा, ब्राउजर में। कहाँ पर, index.html के अंदर, क्योंकि आपके ब्राउजर में तो index.html लोडेड है, उसी के अंदर जाकर ये HTML लोड हो जाएगा। तो HTML कौन सा है, इसका अपना टेम्पलेट फाइल। तो यहाँ पर जो भी चीजें सब लिखा हुआ है यही सब जाकर आपको ब्राउजर में दिखने लगेगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, यही जाकर आपके ब्राउजर में दिख जाएगा, ठीक है। तो ये दिखेगा कैसे, कैसे पता चलेगा कि index.html पर ही लोड करना है, तो हर कंपोनेंट का अपना एक सेलेक्टर होता है। हर कंपोनेंट का क्या होता है, अपना एक सेलेक्टर। तो देखिए वो उस कंपोनेंट का इंस्टांस बोला जाता है उसको। तो यही सेलेक्टर कहाँ पर रखा हुआ है, index.html पर। देखिए ऐप रूट यहाँ पर, इसीलिए कंपोनेंट जाकर index.html पर लोड हो जाएगा। कोई भी कंपोनेंट, जैसे स्टूडेंट कंपोनेंट हमने क्रिएट किया है तो ये लोड नहीं होगा। इस कंपोनेंट का भी अपना सेलेक्टर है ये, जब तक इसको कहीं नहीं रखूंगा तो ये कहीं नहीं लोड होगा। इसको भी लोड करना आगे आने वाले वीडियोज में सिखाऊंगा, या फिर इसको आप ऐप कंपोनेंट.html पर रख दीजिएगा तो ये भी लोड हो जाएगा। index.html पर एक ही कंपोनेंट का नेम रखा जाता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जाकर लोड हो जाएगा। अगर मैं इसको रन कराऊं तो रन करा कर आपको दिखाता हूँ। लिखिए यहाँ पर ng सर्व और इंटर हिट करिए। तो 1 मिनट पहले से रन है एक दूसरे प्रोजेक्ट में, तो मैं इसको, तो देखिए बता रहा है कि पोर्ट 4200 ऑलरेडी इन यूज। देखिए एंगुलर का एप्लीकेशन का जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 4200, ये ऑलरेडी यहाँ पर रन कर रहा है, इसलिए बोला कि ऑलरेडी यूज में है, रन कर रहा था। इसको चलिए बंद करता हूँ, दोबारा रन कराता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको भी बंद करता हूँ, देखिए। और यहाँ पर नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको रन करा के दिखा सकूँ, नहीं तो रन हो रहा था अपने आप, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ ng सर्व, इंटर हिट। अब रन कर जाएगा, उसके बाद मैं ब्राउजर में आपको लिए चलूँगा, ठीक है। वहाँ पर दिखाऊंगा कि यही कंपोनेंट, सॉरी ये स्टूडेंट नहीं, ये ऐप कंपोनेंट.html यही दिख रहा होगा वहाँ पर। इसको ब्लैंक कर दूंगा तो ब्लैंक हो जाएगा। अभी मैं आपको ब्राउजर पर लिए चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये रन हो रहा है, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पहली बार रन होता है थोड़ा टाइम लगता है, अगली बार सेव करिएगा तुरंत तुरंत कंपाइल होता चला जाएगा, ठीक है। देखिए रन हो गया। आपको चलिए चलता हूँ ब्राउजर में, एक नया ब्राउजर ओपन करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ लोकल होस्ट, और देखिए ये आपका ब्राउजर आपका दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं उस पेज को ब्लैंक कर दूं, ठीक है, देखिएगा ब्लैंक हो जाएगा। इसको मैंने ब्लैंक किया, सेव किया, बस सेव करना है, अपने आप ब्लैंक हो गया। देखिए ये पेज ब्लैंक हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करूं, यहाँ पर लिख दूं div स्टाइल, कुछ भी ऐसा लिख देता हूँ, तो आपको पता चलेगा हाँ यही लोड हो रहा है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर मैं h1 दे देता हूँ, h1 वेलकम टू साहोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और सेव करिए। देखिए अब उस ब्राउजर पर चलिए, देखिए आ गया ये। तो यही पेज आपका लोड हो रहा है, ठीक है। तब यहाँ पर इसका रेफरेंस कहाँ पर है, component.ts फाइल में देखिए यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है इसका, ठीक है। तो यही इस पेज को जाकर लोड कर रहा है, कंपोनेंट लोड हो रहा है, तो इसका टेम्पलेट यूआरएल लोड हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हर कंपोनेंट का अपना CSS फाइल का, देखिए इसके CSS फाइल का पाथ यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये CSS फाइल वहाँ पर जाकर लोड हो जा रहा है। अगर इस CSS में कुछ लिखूँ मैं तो उसको अप्लाई कर देगा। इसका हर कंपोनेंट का अपना लोकल CSS होता है, ठीक है। और एक ग्लोबल CSS, देखिए style.css ये है, एक ग्लोबल CSS होता है। अगर इस पर लिखूंगा तो इंटायर कंपोनेंट पर सारी जगह अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मान लिया style.css पर मैं h1 का CSS लिख दूँ मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर h1 का रेड, तो देखिएगा क्या होगा, इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, ठीक है। और हर कंपोनेंट का अपना लोकल CSS होता है, जिसका पाथ यहाँ पर जिसका रेफरेंस यहाँ पर पाथ दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसका CSS पर चलूँ ऐप कंपोनेंट.css पर और यहाँ पर h1 लिख दूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि ये ग्लोबल वाले CSS फाइल को ओवरराइड कर देगा। ये तभी अप्लाई होगा जिसका अपना लोकल CSS ना हो, ठीक है। जिस भी कंपोनेंट का अपना लोकल CSS ना हो वहां पर ग्लोबल अप्लाई हो जाएगा, और जिसका लोकल CSS होगा वो ग्लोबल वाले को ओवरराइड कर देगा। देखिए ब्लू हो गया होगा, देखिए ब्लू हो गया। तो ये सारी चीज़ें आगे आने वाली वीडियोज में बहुत डीपली बताने वाला हूँ, अच्छे से आप फॉलो करिए इस सीरीज को। देखिए ये सारे इसका मतलब क्या होता है मैंने समझाया आपको। मैं आगे ये भी बताऊंगा कि आप यहीं पर इनलाइन HTML भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं इसको कमेंट करता हूँ, एक छोटा सा दिखाता हूँ, और यहीं पर मैं चाहूँ तो यहाँ पर देखिए टेम्पलेट
और टेम्पलेट URL होता है। टेम्पलेट URL लिखिएगा तो यहाँ पर HTML फाइल का पाथ देना पड़ेगा, और टेम्पलेट लिखिएगा तो आप यहीं पर इनलाइन HTML लिख सकते हैं। टिक्स का साइन लगाइए मल्टी लाइन में HTML लिखने के लिए, और यहाँ पर लिखिए H1 वेलकम टू साहू सब सॉल्यूशन लिखा हुआ था, मैं वेलकम हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसका रेफरेंस खत्म। अब इस HTML पर जो भी लिखा है वो नहीं दिखेगा, अब यहाँ पर इनलाइन जो HTML लिखते यही दिखेगा। देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया अब, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया इन सारे फाइल का मतलब मॉड्यूल तक का, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ऐप को मिनिमाइज करता हूँ। अब अगला जो फोल्डर है एसेट्स, ठीक है। तो एसेट फोल्डर का मतलब ये है कि इसके अंदर हम थर्ड पार्टी जितने भी आइकन्स वगैरह इमेजेज रहते हैं एसेट फोल्डर के अंदर रखते हैं। होता क्या है कि जनरली आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अलग अलग डेवलपर अलग अलग नेम से फाइल फोल्डर बनाकर उसके अंदर अपना इमेज रख लेते हैं। कोई IMG बना दिया, कोई इमेजेज बना दिया, कोई माई इमेज बना दिया, बहुत सारे फोल्डर बन जाते हैं, उसके अंदर अपना लोग इमेज रखते हैं और उसका रेफरेंस सेट करते हैं पेज पर। दूसरा कोई डेवलपर आता है देखने तो समझ में नहीं आता है कि ये इमेज कहाँ आ रहा है और इस इमेज का फोल्डर कहाँ पर है, ढूंढना पड़ता है पाथ वाइज। तो अब एंगुलर ने क्या कर दिया कि कैटेगराइज कर दिया कि आप एसेट फोल्डर के अंदर ही थर्ड पार्टी इमेजेज आइकन वगैरह रखेंगे। भले आप इसके अंदर कोई फोल्डर बना लीजिए माई इमेजेज, लेकिन रहेगा सारे फोल्डर एसेट के अंदर ही, ठीक है। तो एसेट क्या है, कंटेनर हो गया थर्ड पार्टी इमेजेस आइकन्स वगैरह के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए favicon.icu नेम से फाइल है। देखिए आइकन जो टाइटल में यहाँ पर दिखता है, जब आप प्रोजेक्ट को रन करते हैं टाइटल में जो दिखता है, यहाँ पर देखिए टाइटल में जो आइकन दिखता है ये वाला, यही है फेविकॉन, ठीक है। आप अगर आपको रिप्लेस करना है तो इसको रिप्लेस करके अपना आइकन डाल दीजिए, आपके प्रोजेक्ट का आइकन दिखने लगेगा, ठीक है। उसके बाद index.html के बारे में मैंने बता दिया कि ये आपके पेज पर जाकर लोड होता है, ठीक है। उसके बाद main.ts फाइल के बारे में मैंने बताया, यहीं से आपका एप्लीकेशन बूट होना शुरू होता है। उसके बाद style.css के बारे में भी मैंने बताया कि ये ग्लोबल CSS फाइल का पाथ है, ठीक है। उसके बाद मेन फाइल में आता है एक और एडिटर कन्फिग फाइल, ठीक है। देखिए एडिटर कन्फिग फाइल जो है ये टीम वर्क के लिए दिया गया है। जैसे आपको पता है कि एक ही प्रोजेक्ट पर 20 लोग, 25 लोग, 10 लोग काम करते हैं, ठीक है, अलग अलग पेजेस पर। तो उस प्रोजेक्ट को या तो गिट पर रखा जाता है, TFS पर रखा जाता है, अलग अलग सर्वर पर रखा जाता है, जहाँ से लोग उसको चेक इन चेकआउट करके काम करते हैं, पुल पुश करते हैं गिट के थ्रू, ठीक है। तो अगर हम वहाँ पर कोई स्टैंडर्ड मेंटेन ना करें, कोई कोडिंग स्टैंडर्ड ना दें, तो सभी लोग अपने मर्जी से कोई भी कोड लिखेंगे तो क्या होगा, एक हमारा यूनिक प्रोजेक्ट नहीं बनेगा जब उसको माइग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर रूल डिफाइन कर दिया जाता है कि कैरसेट ये होगा, इंडियन स्टाइल ये होगा, ये इस पर एक्सेस बाकी डेवलपर्स के नहीं होते, प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर आर्किटेक्ट लेवल का बंदा उसको सेट कर देगा और बाकी किसी को एक्सेस नहीं देगा। तो जब डेवलपर अपने प्रोजेक्ट पर काम करेंगे पेज पर, तो इस रूल के अगेंस्ट कोई काम करेंगे तो उनके पेज में कंपाइल टाइम ही एरर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एडिटर कन्फिग जो है टीम वर्क के लिए बनाया गया है। उसके बाद अगला फाइल है git ignore। तो इसके अंदर उन सारे फाइल का या फोल्डर का नाम रखा जाता है जिसे हमें गिट के रिपोजिटरी से इग्नोर करना होता है। मतलब हमें गिट की रिपोजिटरी में इसको ऐड नहीं करना है। यहाँ पर देख सकते हैं डेम्प, डिश, टेम्प, नोड मॉड्यूल, बहुत बड़ा फाइल होता है, ये सब फाइल का नाम यहाँ पर रखा गया, इसको नहीं रखा दिया जाता है, ठीक है। इसको गिट की रिपोजिटरी में क्यों ऐड करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर स्लैश का क्या होता है मतलब, बैक स्लैश का मतलब क्या, स्टार का मतलब होता है। इसके बारे में अगर डीपली जानना है गिट इग्नोर फाइल के बारे में, तो हमने एक गिट का एक प्लेलिस्ट बना रखा है। आप हमारे साहब सब चैनल पर जाइएगा, गिट का प्लेलिस्ट है, उसको फॉलो करिए तो पूरा गिट आप सीख जाइएगा, क्योंकि हर कंपनी में गिट के बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए। तो गिट का पूरा प्लेलिस्ट डाल रखा है, आप जाकर उसको देखिए और समझिए, ताकि आपको गिट का नॉलेज पूरे अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। इसका मतलब यह गिट इग्नोर फाइल का आपको समझ में आ गया होगा। एक फाइल है angular.json फाइल, ठीक है। तो angular.json फाइल एक कन्फिगरेशनल फाइल है। अगर आप Angular 6 से पहले के प्रोजेक्ट को देखेंगे तो इस फाइल का नेम होगा angular-cli.json फाइल। उसी फाइल का नेम अब चेंज कर दिया गया है, Angular 6 में चेंज कर दिया गया था angular.json फाइल। तो ये कन्फिगरेशन फाइल है, जितने भी मेन फाइल है उसका पाथ यहाँ पर दिया हुआ। देखिए मेन कहाँ पे SRC के अंदर है, इंडेक्स का SRC के अंदर है, पॉलीफिल्स के अंदर जोन्स डाला हुआ है, सब कुछ यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई स्टाइल्स वगैरह रखेंगे, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल वगैरह करेंगे, तो उसका भी पाथ यहाँ पर देना पड़ेगा, चाहे मटेरियल हो, यहाँ पर आपको उसका पाथ देंगे तभी काम करेगा। या फिर आप jQuery यूज करेंगे, jQuery इंस्टॉल करेंगे तो उसका भी पाथ यहाँ पर देना पड़ेगा। हालांकि वो सब कुछ बूटस्ट्रैप, मटेरियल,
या jQuery सब कुछ आगे मैं इंस्टॉल करके यूज करना सिखाऊंगा, देखिएगा यहीं पर पाथ रखूंगा। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशनल फाइल है। अगला 2 फाइल है पैकेट लॉक डॉटेशन फाइल और पैकेट डॉटेशन फाइल। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। अगले वीडियो में इसको अच्छे से समझाऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है ये। ठीक है, उसके बाद एक फाइल है रीडमी। ठीक है, रेडमी जो फाइल है, ये फाइल है आपका इंफॉर्मेशनल फाइल। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करते होंगे तो एक रेडमी फाइल डाउनलोड होता है, उसमें लिखा होता है कि कैसे कैसे इंस्टॉल करें, क्या करें। तो इसी तरीके का फाइल है। यहाँ पर देखिए एनजी सब लिखिएगा तो इस पर रन कराइए, ये सब लिखा हुआ है। आप भी कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे का 3 फाइल है टीएस कन्फिग, टीएस कन्फिग और टीएस कन्फिग। ठीक है, ये टाइप स्क्रिप्ट का कन्फिगरेशनल फाइल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट का कन्फिगरेशनल फाइल है ये, टाइप स्क्रिप्ट को सपोर्ट कराने के लिए, रिलायबल बनाने के लिए दिया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, ताकि सबको देखने को मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के थैंक यू सो मच।